रोज की तरह किसान आज भी अपने खेत पर गया था गन्ना देखने के लिए कि कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन जब वो गन्ने के खेत पर पहुंचता है तो पता चलता है कि कुछ गन्ने गिरे हुए दिख रहे थे। और जब वो देखने की कोशिश करता है कि आखिर गन्ने कैसे टूट गए हैं, थोड़ा अंदर जाता है खेत में तो पता चलता है एक व्यक्ति वहां अचेत अवस्था में पड़ा था, जो कि अर्धनग्न अवस्था में था। सिर्फ उसके शरीर पर एक शर्ट था। जब वो उसकी नब्ज से देखने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। वो चिल्लाता हुआ वहां से भागता है, गांव के लोगों को बताता है और गांव के लोग तुरंत ही पुलिस को सूचना देते हैं। और जब इस केस की जांच पड़ताल होती है तो जो खुलासा सामने आता है वो सबको हैरान कर देने वाला था। क्योंकि अभी तक आपने सुना होगा कि सिर्फ ज्यादातर लड़के ही ऐसे क्राइम, ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट कहानी में आता है, जो इस सच्ची घटना में ट्विस्ट आता है, उसे आपको एक सबक जरूर मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले की। यहाँ पर एक थाना लगता है समनपुर और उसी के अंतर्गत एक गांव की ये सच्ची घटना है। बात है 26 अगस्त 2024 की। सुबह सुबह जब वो व्यक्ति अपनी खेत पर उस व्यक्ति की लाश को देखता है तो तुरंत ही समनपुर थाने की पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन पुलिस को वहां से कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन आसपास के जब पूरा गांव वहां इकट्ठा हो चुका था, पुलिस सभी से ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये व्यक्ति क्या है, क्योंकि लाश खेत में थी। लेकिन सभी गांव के लोग यही बोलते हैं कि हम इस व्यक्ति को नहीं पहचानते। और इस बात से ये तय था कि ये व्यक्ति इस गांव का तो नहीं था। अमूमन गांव में हर कोई हर व्यक्ति को पहचानता है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है और साथ ही अपनी तरफ से जो भी वो कोशिश कर सकती थी जांच पड़ताल करने की कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, कोशिश जारी थी। लेकिन पूरा दिन निकल चुका था, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ ये तक स्पष्ट नहीं हो पाया था कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। तभी 27 अगस्त 2024 को जलालपुर थाने में एक परिवार आता है और वो कहता है कि मेरा बेटा है जिसका नाम संदीप चौहान है और उसकी उम्र 27 साल के आसपास है और वो कल यानी परसों की रात से ही गायब हो चुका है। परसों रात में वो अपने घर में खाना खाकर सोया था और उसके बाद जब हमने सुबह देखा तो वो कमरे में नहीं था, साथ ही उसका मोबाइल भी बंद है। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना दी जाती है तो जलालपुर पुलिस जो होती है वो समनपुर थाने को कांटेक्ट करती है और उनसे कहती है कि आपको जो लाश मिली है उसकी पिक भेजिए। अब पुलिस फोटो भेजती है और जो परिवार आया था उसे दिखाया जाता है कि कहीं ये तो आपका बेटा नहीं है। पुलिस जैसे ही उनको फोटो दिखाती है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा संदीप था। अब पुलिस को ये तो तय था, ये पता चल चुका था कि संदीप कौन है, यानी कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इसकी हत्या किसने की, और वो भी इस दूसरे गांव में आकर, और वो भी खेत में। ये पता लगाने सबसे पहले उसका नंबर लिया जाता है, साथ ही कुछ दोस्तों से पूछताछ की जाती है। नंबर डिटेल्स के लिए भेजे जाते हैं, कॉल डिटेल्स वगैरह निकालने के लिए। वहीं जब दोस्तों से पूछताछ की जाती है तो संदीप के कुछ करीबी दोस्त होते हैं, वो कहते हैं कि जिस गांव में संदीप की हत्या हुई थी यानी कि समनपुर थाने में, वहां पर दो औरतों से, जी हाँ दोस्तों, दो औरतों से उसका अफेयर चल रहा था। दोनों ही औरतें शादीशुदा थी और दोनों से इसके अवैध संबंध थे। अब पुलिस को ये बात पता तो चल गई थी, लेकिन बिना किसी सबूत के पुलिस उन औरतों को ना ही गिरफ्तार कर सकती थी, ना ही पूछताछ कर सकती थी। और वो वेट करती है कॉल डिटेल्स आने का। और जब कॉल डिटेल्स आती है तो पता चलता है कि उस नंबर से अंतिम बार बात भी उन्हीं दो नंबरों पर हुई है। और जब उन दोनों नंबर का सबूत मिलता है, तुरंत ही पुलिस उन दोनों औरतों को गिरफ्तार करती है और पूछताछ के लिए ले जाती है।
जब पूछताछ शुरू होती है तो पुलिस भी हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दो लड़कियां इतना बड़ा स्टेप ले सकती हैं। दरअसल जब पहली औरत कहती है कि जो संदीप था वो उसके गांव में आता जाता था, हालांकि मैं शादीशुदा थी, लेकिन संदीप देखने में काफी हैंडसम था, हट्टा कट्टा जवान था, 27 साल की उम्र थी, और ये देखकर मैं उससे इम्प्रेस हो जाती हैं और हम दोनों के जो अफेयर होते हैं वो प्रेम प्रसंग शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते हम इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि हमारे बीच में अवैध रिश्ते भी बनने लग जाते हैं। और जब यही बात दूसरी औरत से पूछी जाती है तो वो भी कुछ सेम ऐसी कहानी बताती है। वो कहती है कि संदीप मुझे बहुत पसंद था, आते जाते उसके नज़र मुझसे टकराती थी और हम दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और इसके बाद मेरा भी अवैध संबंध संदीप से शुरू हो जाता है। दोनों गांव की महिलाएं थी, एक ही गांव की, और लगभग थोड़ी ही दूरी पर उन दोनों का घर था। वक्त ऐसे बीत रहा था, संदीप दोनों के साथ अवैध रिश्ते कायम करता था। जब उसकी इच्छा होती थी तब उससे मिलने जाता था, घर, होटल या खेतों पर, जहां भी जब वो औरतें बोलती थी वहां वो चला जाता था। लेकिन जैसे वक्त आराम से बीत रहा था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ एक समय ऐसा आता है कि उन दोनों औरतों को ये पता चलता है कि संदीप तो हम दोनों के साथ ही अवैध रिश्ते बना रहा है, हम दोनों को ही अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा चुका है। और वो दोनों बहुत गुस्सा होती हैं और दोनों संदीप से कहती हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, बल्कि तुम मेरे साथ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और आज के बाद मुझसे ना ही बात करना और ना ही कभी मुझसे मिलने की कोशिश करना। और जब दोनों ही औरतें संदीप को ऐसा बोलती हैं तो संदीप कहता है ये बात सच है कि मैं तुम दोनों से ही प्यार नहीं करता, और तुम दोनों से मैं प्यार कैसे कर सकता हूँ? तुम दोनों शादीशुदा हो, तुम अपने पतियों के साथ रहते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाती हो, अपने पतियों को धोखा देती हो, और मेरे साथ तुम अय्याशी करती हो, और तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुमसे प्यार करूं। मैं क्यों तुमसे प्यार करूं? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। मैं तो बहुत अच्छी लड़की देखकर शादी भी करूंगा। क्या कर लोगी तुम लोग? इतना था कि वो उन दोनों औरतों को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। जब थोड़ी उनकी बातचीत आगे बढ़ती है तो संदीप कहता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ तुमको वैसा ही करना पड़ेगा। मेरी जब तक मर्जी होगी मैं तुम दोनों के साथ रिश्ते बनाऊंगा, और तुम मुझे इसके लिए मना नहीं कर सकती हो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मेरे पास जो तुम्हारे बिना कपड़ों के वीडियो हैं, फोटोज हैं, वो मैं तुम्हारे पतियों को दिखा दूंगा, और फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। क्योंकि संदीप ने अपने प्यार के झांसे में लेकर उन दोनों औरतों से अश्लील खुद के वीडियो बनवाकर अपने फोटो पे सेंड करवाए थे, अपनी कसम देकर या फिर जिस भी तरीके से बहला फुसलाकर। और वो वीडियो फोटोज संदीप ने अपने मोबाइल में सेव करके रखे थे। और जब ये धमकी, जो ये ब्लैकमेलिंग करता है संदीप, तो वो दोनों औरतें चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती हैं और वो सोच में पड़ जाती हैं, क्योंकि अब वो ये जान चुकी थी कि संदीप उनसे प्यार तो करता नहीं है, सिर्फ अय्याशी कर रहा है, और वो चाह कर भी उसे मना नहीं कर पाती है। और तभी एक के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो आपस में जब बैठकर कुछ दिनों के बाद चर्चा करती हैं तो कहती हैं कि क्यों ना संदीप को ही मार दिया जाए, उसके बाद ही हम दोनों फ्री हो पाएंगे। जब ये ख्याल आता है तो सोचते हैं कि मार तो दे, लेकिन आखिर कैसे मारा जाए? हम दो औरतें हैं और हमारे हाथों में, मतलब हमारे शरीर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक 27 साल के हट्टे कट्टे जवान को हम मार सके। और तभी एक दूसरी औरत के दिमाग में, उसने देखा होगा कोई टॉर्च आती है, चाइना मॉडल, जिससे शायद करंट लगता है। वो बोलती है कि मेरे पास आइडिया है, और उसके बारे में उस दूसरी औरत को बताती है। और इस तरीके से पूरी प्लानिंग करके दो टॉर्च ऑनलाइन वो ऑर्डर करती है। और जब वो टॉर्च उसके पास आती है तो दोनों एक दिन संदीप को, यानी कि 26 अगस्त को वो कॉल करती हैं कि आज रात को 12 बजे के आसपास तुम गन्ने के खेत में आना, और हम दोनों ही तुमसे मिलने आएंगे, क्योंकि अब हम दोनों को ये तो पता ही है कि तुम दोनों के साथ अवैध रिश्ते बनाते हो, इसलिए हम साथ में एंजॉय करेंगे। और वो पूरी प्लानिंग के तहत वहां पहुंचते हैं। संदीप भी वहां आता है। पहले तो उसके साथ वो अपने अवैध रिश्ते बनाती हैं, ये सोचकर कि आखिरी बार है,
रिश्ते बनाती हैं और उसके बाद जैसे ही संदीप अपने कपड़े वगैरह पहनने के लिए उठता है तो वो जो टॉर्च होती है, दोनों के हाथों में एक-एक थी, वो लेकर गई थी छुपाकर और उस टॉर्च से उन दोनों पर हमला करती हैं, एक सिर की तरफ और एक उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ और उससे बेशक होकर संदीप वहीं गिर जाता है और कुछ घंटों में तड़पने के बाद उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों आराम से घर चली जाती हैं और क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये शायद पकड़ी जाएंगी। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सबूत सुराग तो छोड़ ही देता है। और आज के समय में सबसे बड़ा सबूत हमारा मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री में आप कब किससे क्या बात करते हो, क्या चैट करते हो, क्या करते हो, हर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। और इस तरीके से फिर से 2 औरतों का अवैध रिश्ता एक व्यक्ति की जान ले लेता है और साथ ही उन दोनों औरतों के साथ भी पुलिस में जो भी हुआ होगा, उनकी भी ज़िंदगी नरक ही बन चुकी होगी क्योंकि उनकी भी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी होगी। तो दोस्तों इस तरीके से फिर एक अवैध रिश्ता एक पूरे परिवार को ही नहीं बल्कि 3 परिवार की खुशियों को बर्बाद कर देता है। इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य आप किसी की भी भावनाओं को बिल्कुल भी ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है, जागरूक करना है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप किसी भी कारणवश अपने पार्टनर से खुश नहीं हैं, तो आप उससे खुलकर बात करिए। फिर भी बात नहीं बनती है तो आप अलग हो सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन किसी को धोखा देना, किसी का मर्डर करना, किसी के साथ विश्वासघात करना बिल्कुल सही नहीं है और ना कानून, ना ही समाज इसकी आपको इजाज़त देता है। सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।